मोदी। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महासंग्राम की शुरुआत भी कर दी है। तो बस्तर से पीएम मोदी ने पूरे प्रदेश को संदेश देने की कोशिश भी की है। साथ ही बस्तर और कांकेर प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी बनाया है। तो वहीं रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखे हमले भी बोले हैं और आजादी के बाद से 2014 तक कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की कुंडली निकालकर भी रख दी है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर भी पलटवार किया गया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासी फिजा और भी ज्यादा गर्मा चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस रिपोर्ट पर, उसके बाद चर्चा करते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने सोमवार को बस्तर के सियासी रण में हुंकार भरी। जगदलपुर के आमाबाल में रैली के जरिए बस्तर से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप और कांकेर के प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने लूट, लाइसेंस और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर भी पलटवार किया। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही बस्तर में महासंग्राम की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। 2014 तक बीजेपी का गढ़ रही बस्तर सीट पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है। 2019 की मोदी लहर में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज संसद पहुंचे। अब बीजेपी इस सीट को वापस जीतना चाहती है, जिसके लिए मोदी महासंग्राम में उतरे। मोदी की हुंकार बीजेपी को बस्तर का रण जिताएगी या नहीं, ये तो 4 जून को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा महासंग्राम में मोदी, बयानबाजी का दौर लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में जारी है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय आपका कराते हैं। के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि बयानबाजी के तीर आपकी पार्टी की ओर से छोड़े गए थे। बयानबाजी आपने की, पलटवार भी बीजेपी की ओर से किया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस महासंग्राम में मोदी ने शुरुआत तो कर दी है चुनावी शंखनाद की। क्या लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है इस सीट पर अब?
जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र की सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है उसका ठीकरा फोड़ने तैयार है। महन जी ने जो बात कही थी वो प्रतिकार स्वरूप कही थी और उसका स्पष्टीकरण भी आ गया। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो है सस्ता प्रचार बनाने के लिए झूठा प्रलाप कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए। युवाओं की ये बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, ये तो यूपीएससी को बाईपास करके बिना कानून में संशोधन किए केंद्रीय सचिवालय में जहां पर सीनियर आईएएस जाते थे वहां पर अपने कारपोरेट मित्रों के कर्मचारियों को भर्ती किए हैं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री कराए कि नहीं कराए? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना था। ये उल्टा लगी लगाई नौकरी छिन गई। आपको याद होगा साक्षी जी, 2014 से पहले हर 3 महीने में बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तरह तरह के केंद्र सरकार की वैकेंसियां निकलती थी। पिछले 10 साल में कितनी वैकेंसियां आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी, लेकिन आज का ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज बस्तर सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं, महासंग्राम को लेकर बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से दौरे देखे जा रहे हैं इसमें भी बीजेपी आपसे आगे निकल गई है? प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है और कांग्रेस जिस तरह से सीटों में भी पीछे रह गई थी और दौरों में भी अब पीछे रह गई है। साक्षी जी, कांग्रेस जो है असल मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले इन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था कि एनएमडीसी का नगर प्लांट नहीं बिकेगा। बस्तर की जीवन रेखा है और आज भी वो केंद्र सरकार के दीपम के साइट पर ये सेल लगा के रखे हैं। उसके लिए ये कब माफी मांगेंगे? नंदराज पर्वत 16-17 में इसी तरह से जब डबल इंजन की सरकार थी, फर्जी एनओसी तैयार किया गया था ग्राम सभा का, उसको हमारी सरकार ने निरस्त किया। 2019 से आज तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, वो अडानी को देके रखे हैं। और जिस तरह से अब फिर से डबल इंजन की सरकार बनते ही अडानी के मुनाफे के लिए ये जल जंगल जमीन अडानी के कब्जे में देने के लिए ये वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए हैं, उस पर ये जवाब कब देंगे? कोदो, कुटकी, रागी वनांचल का प्रमुख फसल होता है। मक्का की खरीदी जो है बस्तर में बंद है। जो वनोपजों का प्रसंस्करण होता था गोठानों के माध्यम से, वो तक इन्होंने बंद कर दिया है। तो असल मुद्दों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं और 10 साल में इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, रोजगार का वादा था, और जिस तरह से मोदी राज में भूखमरी बढ़ी है, 55 से लेके 111वें स्थान पर आ गए हैं। जिस तरह से चलिए ठीक है, बड़ी कमियां आपने बता दी हैं, बड़े आरोप भी लगा लिए हैं के चौहान जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो आप कमियां बता रहे हैं, उसका जवाब हम के चौहान जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले राम अवतार जी, आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को बड़े ही अच्छे से समझते हैं। राम अवतार जी, किस तरह से देखे, एक तरफ बयानबाजी का दौर और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का ये दौरा, बस्तर सीट को लेकर यहां पर फोकस किया जा रहा है। सरकार बदल जाती है लेकिन बस्तर के जो अहम मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं इस बयानबाजी के दौर को लेकर। और आज ही देख लीजिए, पीएम ने पलटवार किया है, लेकिन बस्तर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रथम चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है जी, उसमें बस्तर आदिवासी इलाका है। उन आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद चरम पर है। उस पर क्या गतिविधि चल रही है, किस तरह उसमें काम हुए हैं, कैसे लोगों को, भोले भाले आदिवासियों को आगामी समय लाभ दिला सकते हैं, ये मुद्दे वहां उठ ही नहीं रहे हैं जी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दोनों दल लगे हैं, मुख्य मुद्दे गायब हो रहे हैं। असल मुद्दे उन विचारों को पानी, स्वास्थ्य, सड़क, जीवन सुरक्षा, तमाम मुद्दे आज भी बस्तर में प्रभावी हैं। उनका जीवन आज भी बेहतर नहीं हो पाया है। जिस हैप्पीनेस को लेकर बात की जाती है देश की आजादी के बाद, आज भी वो बस्तर अछूता है। वहां आज भी नक्सलवाद के कारण रोज हत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं। तो उसके लिए कोई ठोस कदम की नीति पर चर्चा होती, एकजुटता होती, मुद्दों पर बहस होती, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर ज्यादा उलझे बिल्कुल, हैं। आरोप प्रत्यारोप उन की वास्तविक राजनीति जो में लोग कहीं ना हैं, कहीं जो जनता जरूरत के हित के लिए जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। राम अवतार जी, चर्चा और भी आपसे करेंगे, हमारे साथ के चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौहान जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा था, महत्वपूर्ण था, काफी आप लोगों ने तैयारी भी की, लेकिन आपको नहीं लगता कि बस्तर की जो अहम समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सली,
इसको लेकर आप लोग गारंटी कब देंगे? मोदी की गारंटी को लेकर विधानसभा चुनाव आपने जीत लिया, अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन जो बस्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर गारंटी क्यों नहीं दी जाती है? साक्षी जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5वां दौरा था जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और जब वो बार बार बस्तर आते हैं और बस्तर की जनता से रूबरू होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर काम कर रहे हैं। काम के मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने। तो फैक्ट्स ये है कि वेलनेस सेंटर, जो प्रथम वेलनेस सेंटर है पूरे देश का, वो बस्तर में खोला गया। नगरनार स्टील प्लांट, जिससे 50,000 लोग वहां पर लाभान्वित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट से कर रही है। उस दिन उन्होंने बंद का आह्वान रखा था, जिस दिन हमारा ये नगरनार का प्लांट चालू होने वाला था। दूसरी बात, आज ये बोलते हैं कि आदिवासियों की भलाई के लिए आदिवासियों की चिंता नहीं करते हैं हमारे मोदी जी। तो आदिवासी भाई बहनों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और उसी के कारण ही डेवलपमेंट जो आज आप देखते हैं, कहां से डेवलपमेंट चौहान जी, कहां से डेवलपमेंट? बस्तर में लगातार गोलियां चल रही हैं, धाए धाए, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, और आपकी पार्टी के नेता की मौत भी हो चुकी है, तो आपसे अच्छा कौन ही जान सकता है? साक्षी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना आकांक्षी जिलों में जितना फंड यहाँ पर दिया गया, छत्तीसगढ़ में 8 आकांक्षी जिले यहाँ पर बस्तर के लिए लगाए गए, करोड़ों रुपए यहाँ पर फंड आया। वो किसके लिए था? तो वो बस्तर के लिए था। दूसरी बात, 3 स्टेशन खोले गए जब से हमारी सरकार आई है केंद्र में, 2014 के बाद 3 स्टेशन खोले गए। उसके बाद 220 किलोमीटर यहाँ पर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, वो भी बस्तर में। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्तर में बोल रहा हूँ। और उसके बाद जब रमन सिंह की सरकार थी, तो 3 हम लोग ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले और 15 नर्सिंग कॉलेज खोले। तो और उसके बाद यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ से महाराष्ट्र और यहाँ से उड़ीसा के लिए जो हाईवे है, वो यहाँ पर स्थापित की गई। बेहतर अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। लेकिन इतना विकास होने के बाद भी बस्तर बारूद, आदिवासी अत्याचार, परिणाम क्या है साक्षी जी, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि जब 3 महीने पहले हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं, तो 12 सीटों में हमारे पास 8 सीटें आती है। वो क्यों आती है? आज बस्तर की जनता जागरूक है, उनको उनका हित बताने की जरूरत नहीं है, हित करने की जरूरत है। आज जब हम ये छाती ठोक के बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 5वीं बार आए हैं, तो इनके प्रधानमंत्री जो पूर्व मनमोहन सिंह जी थे, वो 10 साल के कार्यकाल में कितनी बार आए थे? एक बार भी नहीं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक बार आए थे, वो 2014 में। बस्तर में एक बार आने से दौरे करने से क्या होगा? दौरे करने से क्या होगा? आप 1 बार आए, 10 बार आए, 50 बार आए, दौरे से क्या होगा? जब तक महत्वपूर्ण मुद्दे अगर पूरे नहीं होते हैं, तो इन दौरों का मतलब क्या है? इन योजनाओं का मतलब क्या है? अगर लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो योजनाओं का फायदे का क्या मतलब? मेरे को आप ये बताइए, मेरे को आप ये बता दीजिए साक्षी जी, कि 2 लाख रुपए मुआवजा किसको दिया गया और किसने दिया? वो केंद्र की सरकार ने दिया। अलग से बजट किसने पास किया? तो केंद्र की सरकार ने 2014 के बाद बजट पास किया। जो हथियारबंद नक्सली थे, उसको सरेंडर करने के बाद 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। ये क्यों? नक्सली आज कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको मुआवजा मिल रहा है, उनको पूरा हक मिल रहा है, दूसरी सुविधाएं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। वहां पर साक्षरता का जो स्तर है 2014 के बाद 12%। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बड़ी ही अभी कमियां बता रहे थे। सुरेंद्र जी आपका ही रुक करूंगी, चौहान जी लौटूंगी, आप रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। सुरेंद्र जी, बड़ी ही कमियां आपकी ओर से बताई जा रही थी, लेकिन चौहान जी तो लगातार बताए जा रहे हैं कि 15 साल जब रमन सिंह की सरकार रही, तब भी उन्होंने काम किया, और अब एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, तो अब फिर से काम कर रहे हैं। साक्षी जी, ये इतिहास गवाह है कि जब जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम हुआ। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी और नक्सलवाद का विकास साथ साथ हुआ। जिस तरह से सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के सीने में गोली चलाने का काम फिर से शुरू हो गया। राम अवतार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से रोज जब से भाजपा की सरकार आई है, रोज फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। जब कोयली बेड़ा को मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजभवन में जाके ज्ञापन दिया, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जांच तक नहीं कराई गई।
30 से ज्यादा एनकाउंटर में आदिवासी वहां पर मारे गए, 30 से ज्यादा संख्या में। जितने सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं उससे ज्यादा जो है स्थानीय आदिवासियों के सीने में गोली चलाई गई। बस्तर का मूल विषय अभी कह रहे थे, ये बताए मेडिकल कॉलेज के बारे में झूठी लफाजी ये करते चैनलों में बैठ के। केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर में। हमारी सरकार ने 5 साल के भीतर इसी बस्तर में 2 मेडिकल कॉलेज खोले, कांकेर में और गीदम में। और जिस तरह से 314 स्कूल रमन राज में जो 15 साल के कुशासन में बंद हुए थे उसको भी हमारी सरकार ने खोला। अरे सुन लीजिए, गंद मचाना छोड़ दीजिए। आरक्षण जो आदिवासियों के लिए 32% का प्रावधान हमारी सरकार की थी, 15 महीने से इन भाजपाइयों के इशारे में 2 गवर्नर बदल गए। वो कब लागू हो गए बताए? क्यों राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से नक्सलवाद जो है इनके कार्यकाल में बढ़ा है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही, भाजपा के नेताओं को ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। 12,000 करोड़ केंद्र की सरकार सीआरपीएफ की तैनाती। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है, राजनीति करते हैं। चलिए चर्चा और भी करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं होती है, सुरेंद्र जी आप मेरी डिबेट में बैठे, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। सुरेंद्र जी, चौहान जी रुक जाइए, एक एक करके बात करेंगे। सुरेंद्र जी, बीजेपी पर बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। इनको चुप कराइए। चलिए ठीक है, वो चुप है, अभी चुप है, अभी आपको चुप होने की जरूरत है क्या? चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए पहले। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, बड़े ही गंभीरता से मैं आपको सुन रही थी, लेकिन कांग्रेस कैसे बस्तर का ये रण जीतेगी? आप कैसे जीतेंगे? स्लीपर सेल कहकर अपने कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री के सर पर लाठी मारकर, या फिर जनता को शराब पीकर सड़कों पर नाचने की बात कहकर? क्या कांग्रेस इस तरह से जीतेगी? संचालित होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। स्लीपर सेल कौन होता है आप पढ़ लीजिए। स्लीपर सेल वो होता है जो अपनों के बीच रह के विरोधियों के रिमोट से संचालित हो। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी कमजोर हो चुकी है छत्तीसगढ़ में कि यह दूसरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी दल में शामिल करने अलग से प्रकोष्ठ बनाए हैं। इनके महामंत्री है प्रदेश के, वो उसके संयोजक है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता और कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। और जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये टाइमिंग देखिए, जो तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं और जाके भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, ये तो भाजपा का षड्यंत्र साफ दिख रहा है। उनका षड्यंत्र अगर आप रोकना चाहते तो रोक भी सकते थे ना, भरोसा नहीं था इसीलिए निकल पड़े। चलिए ठीक है, के चौहान जी आपका रुख कर लेती हूं मैं। आज प्रधानमंत्री का अंदाज बिल्कुल छत्तीसगढ़ी अंदाज में देखा और उन्होंने जमकर कांग्रेस पर तंज भी कसा, अपनी गारंटी भी बताई, योजनाएं भी बताई, लेकिन चरणदास महंत का यहां पर उन्होंने पलटवार भी किया, जवाब भी दिया कांग्रेस को। अब आपको जवाब देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं 13 अप्रैल को, क्या चुनौती देख पा रहे हैं आप? नहीं तो किस चीज का जवाब देंगे वो? किस चीज का जवाब देंगे? और क्यों सिर्फ वोटने की बात कर रहे हैं होते तो ऐसे? इसलिए सर सिर्फ वोटने की बात रुक जाइए सुरेंद्र, रुक जाइए, सुन लेते हैं महतारी वंदन योजना, इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं। कांग्रेसी की महतारी वंदन योजना के तहत हमने 1000 रुपए दिया, इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं कि 21 क्विंटल पर एकड़ 3100 रुपए से खरीद रहे हैं। इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं कि हमने आवास की योजना की चालू कर दिया। इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसने के लिए हमने कार्रवाई चालू कर दी। इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं, इसलिए सिर्फ वोटने की बात करते हैं ये लोग, इसलिए सिर्फ वोटने। आज हमने 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचा दिया है अपने भारत को, इसलिए सब वोटने की बात करते हैं। घर घर शौचालय पहुंचा दिया, आयुष्मान कार्ड, और महतारियों के लिए। चलिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। राम अवतार जी, विधानसभा का प्रस्ताव गया, सिर्फ वोटने की बात करते हैं। क्यों अंतिम आदेश नहीं हुआ? उखाड़ कर फेंक दिया तुम्हारे, चलिए राम अवतार जी, आप बड़ी ही गंभीरता से सुन रहे थे दोनों ही प्रवक्ताओं को। बात के गुलाम है ये नंदराज पर्वत क्यों? चौहान जी, सुरेंद्र जी, एक एक करके चर्चा होगी, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। राम अवतार जी आपका रुख करूंगी मैं। हमने देखा प्रधानमंत्री ने आज दौरा किया, महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर आए और कहीं ना कहीं कांग्रेस से दौरे में बीजेपी आगे निकल आई। लेकिन अब राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि 13 अप्रैल को बस्तर में ही आने वाले हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी की चर्चा की जा रही है छत्तीसगढ़ में और दूसरी तरफ राहुल भी अपनी गारंटी बताने के लिए आ रहे हैं। मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी, क्या लगता है ये बस्तर के जो लोग हैं कौन सी गारंटी का रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, तो जनता तय करेगी कि किसके गारंटी पर भरोसा है, किसकी गारंटी में ज्यादा दम है, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियां जो है जनता के हितों की बात करें, क्या गारंटी दे सकते हैं जनता को, कौन सा काम कर सकते हैं। वो बस्तर का इलाका
जो घनघोर समस्याओं से घिरा है, क्या वहां पर कोई अच्छा संदेश, ठोस कदम, मजबूत इरादे के साथ वहां काम हो सकते हैं? वो होनी चाहिए। देखो, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं आप, 2 डबल इंजन की सरकार है, तब और वहां पर जिस तरीके से काम होना चाहिए बस्तर में अब होनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बचपन से आज तक जी। बस्तर की नक्सलवाद, बस्तर के वनोपज का फायदा उन आदिवासियों को नहीं हो रहा है। आज भी वो लंगोटीधारी हैं, दूसरे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। जिस तरह से बस्तर की सड़कें हैं, रेल है और हवाई जहाज है, उस दिशा में और कैसे बात हो सकती है? वहां पर वनोपज में और कैसे फायदे हो सकते हैं? वहां धर्मांतरण है, वो कैसे रुक सकते हैं? वहां के खनिज संसाधन का बहुत अच्छी बात आपने कही है राम फायदे हो अवतार जी, सकते बिल्कुल हैं। आपने सही कहा है, क्योंकि बस्तर अपनी सुंदरता, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब पहचान कुछ और ही बन गई है। अब पहचान बारूद, नक्सली घटना जैसी यहाँ पर बातें कही जाती हैं। और बड़ी बात यह है कि बस्तर को लेकर अब तो नक्सली हमले को लेकर फिल्में भी बनने लगी हैं। जो मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जाते, बल्कि योजनाएं और गारंटी लेकर जनता के बीच में जाकर वोट ले लिए जाते हैं। अगर इन मुद्दों पर विशेष तौर पर मंच से चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर बस्तर का विकास भी हो सकता है। और समय कम है, चर्चा आप सभी से और भी हो सकती थी, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बस्तर सीट से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाआगाज कर दिया है, चुनावी शंखनाद कर दिया है, और अब राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ का दौरा, बस्तर का दौरा करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर बस्तर की जनता किसका साथ देगी और बस्तर में किसे जीत दिलाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के आज के मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।